हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड। आज की अपनी वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के अंतर्गत रिट्स का अध्ययन करेंगे, जो कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को जारी करने का अधिकार है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे संविधान में केवल 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों के संरक्षक कहे जा सकते हैं, अर्थात वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जिसमें से सबसे पहले तो है आर्टिकल 13, जिसमें न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। अर्थात जब हमारी कोई संसद ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के असंगत होता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को ये अधिकार होता है कि उस कानून को वो रद्द कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आर्टिकल 359, इसमें आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी बने रहते हैं, जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता है। और अब पढ़ेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत किस प्रकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। देखिए, यदि हम रिट्स की बात करें तो रिट्स निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। अब जब हम ये रिट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि रिट्स का अर्थ क्या है। देखिए, इसे एक ऐसा फॉर्मल लेटर कह सकते हैं जो किसी कोर्ट ने किसी अधिकारी को अपनी मुहर के साथ, अपनी सील के साथ जारी किया है, जिसमें वह उस अधिकारी को कोई एक्ट या कार्य परफॉर्म करने का आदेश देता है। यह कोर्ट्स का विशेष अधिकार है, या फिर कह सकते हैं कि हाई कोर्ट या और सुप्रीम कोर्ट के ये ऐसे विशेष उपचार हैं जिनको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है। यही कारण है कि इन रिट्स को न्याय का झरना भी हमारे संविधान में कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हार्ट एंड साउल कह करके संबोधित किया है। यहाँ पर ये प्रश्न कई बार कंफ्यूज करता है कि भारतीय संविधान के किस पार्ट को हार्ट एंड साउल कहा गया है। तो क्योंकि ऐसा जिक्र प्रस्तावना में भी आता है, तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हार्ट एंड साउल कहा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड साउल कहकर संबोधित किया है, क्योंकि यह हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। और यदि देखें तो ये अनुच्छेद 32 ही ऐसा है जो हमारे मौलिक अधिकारों की वास्तव में स्थापना करता है। इसके बिना ये सारे के सारे मौलिक अधिकार मिथ्या है, व्यर्थ है। अब देखिए, जब देखें कि रिट्स का जब हमने अर्थ पता कर लिया है, तब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये रिट्स निकालने का आरंभ कहाँ से हुआ। तो ये रिट्स निकालने का आरंभ ब्रिटेन से हुआ माना जाता है। ब्रिटेन में जो पहले मोनार्क होता था, वह अपने नागरिकों के लिए इन रिट्स को जारी करता था ताकि उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा हो सके। और फिर धीरे धीरे ये शक्तियाँ मोनार्क से कोर्ट्स के पास चली गई। अब जैसा कि हमें पता है कि भारत में अंग्रेज़ों का लंबा शासन रहा है, तो हम उनकी शासन व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान की लगभग 200 धाराओं को ज्यों का त्यों बिना कोई परिवर्तन करे हमने अपने संविधान में भी अपना लिया है। तो ये रिट्स निकालने की प्रथा भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाई है। आरंभ में ब्रिटिश शासन के अधीन ये रिट्स निकालने का अधिकार केवल कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट के पास था। लेकिन आज़ादी के बाद ये अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के पास है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब ये रिट्स जारी करता है तो दोनों में क्या अंतर है। इसमें अंतर के लिए हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें से पहला अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट
आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही ये रिट्स जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट का क्षेत्र इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से वाइड है, व्यापक है, क्योंकि यह कोर्ट ना केवल फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए बल्कि नागरिकों की अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी इन रिट्स को जारी कर सकता है। अन्य अधिकारों में जैसे कि व्यक्ति के कानूनी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और कोई भी अधिकार हो सकता है, उनके लिए भी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन हमारी संसद को ये अधिकार है कि आर्टिकल 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को भी अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट्स निकालने का अधिकार दे सकती है। नंबर 3 अंतर है कि आर्टिकल 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है। और हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और हम उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जाते हैं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकारों में आता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तो वो उसे हमारी याचिका स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट हमारी याचिका को ग्रहण करने से इनकार भी कर सकता है। यह उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि हमारी याचिका को वो ग्रहण करता है या नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब इन दोनों के क्षेत्राधिकार के अध्ययन करने के बाद आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी 5 रिट्स हैं जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी करते हैं। इसमें से सबसे पहले है हबीज कॉर्पस, फिर मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी तथा क्वो वारंटो। इन सभी रिट्स के नाम पढ़ने से आप सभी को बड़े अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं वे लैटिन शब्दावली से लिए गए हैं, अतः निश्चित रूप से इनका जटिल लगना लाजमी है। लेकिन अगर हम इनके अर्थ को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इनके बारे में एक एक बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला है हबीज कॉर्पस। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर इसका हम अंग्रेजी में अर्थ देखें तो लेट अस हैव द बॉडी, अर्थात शरीर प्रस्तुत करो। इस रिट को किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। किसी ऐसे अधिकारी के, जैसे कि मान लीजिए इसको आप एक पुलिस वाले के उदाहरण से समझ लीजिए कि किसी पुलिस वाले ने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति को 2 कारणों से गिरफ्तार किया जा सकता है, या तो लीगल कारण से या फिर इलीगल कारण से। यदि लीगल कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तब तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इलीगल तरीके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें कोर्ट्स में जाने का अधिकार है। तब हम जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस अधिकारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा, अर्थात वो कहेगा कि उस बंदी को कोर्ट में उपस्थित किया जाए। वहाँ पर उसके बंदी बनाए जाने की कारणों की जांच होगी कि उसको वैध कारण से बंदी बनाया गया है या फिर अवैध कारण से बंदी बनाया गया है। यदि उसे अवैध कारण से बंदी बनाया गया है तो उसी समय उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि अगर बंदी बनाया गया व्यक्ति किसी कारण से स्वयं याचिका दायर नहीं कर सकता है तो उसका कोई भी निजी व्यक्ति, जिसमें उसके अभिभावक, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स या फिर उसका कोई भी निजी व्यक्ति भी उसकी तरफ से उस याचिका को दायर कर सकता है और बंदी बनाए गए व्यक्ति का बिल्कुल भी उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हम एक बात और भी डिस्कस करेंगे कि जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने
जेल में कैदियों के लिए भी आवाज़ उठाई। हम उन्होंने देखा कि जेल में कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें उनकी मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कराई जा रही है। अतः उन्होंने अपना विचार दिया कि कैदियों को भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। तो अब कैदियों के साथ जेल में भी सामान्य व्यवहार किया जाता है तथा उनसे कुछ ना कुछ कार्य भी करवाया जाता है और उनके बदले में उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है। आप तिहाड़ जेल का उदाहरण ले सकते हैं। तिहाड़ जेल में कैदियों से कार्य करवाया जाता है और उसके बदले में उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है। तिहाड़ जेल के कैदियों के बनाए हुए नमकीन तथा बैग दिल्ली की मार्केट में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कार्य करने में सक्षम होता है तो उनसे इस प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, और अगर किसी कैदी को ये कार्य करने नहीं आते हैं तो उनको सिखाने का प्रबंध किया जाता है। तो इस प्रकार से आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझ हो गए होंगे। साथ ही यह भी समझ लीजिए कि इस याचिका को, इस रिट को किस किस के खिलाफ जारी, कब कब जारी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो यदि हिरासत में लिए गया व्यक्ति वैध तरीके से बंदी बनाया गया है तब यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरा, यदि बंदी ने न्यायालय की अवमानना नहीं की है तो भी उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। और तीसरा, स्वयं कोर्ट ने अगर उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है तब तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। सेकंड नंबर पर देखते हैं परमादेश अर्थात मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ है वी कमांड, वी ऑर्डर, अर्थात हम आदेश देते हैं। यह आदेश किस किस को दिया जा सकता है? यह किसी भी व्यक्ति को, किसी प्राधिकारी को, सरकार को, निगम को या फिर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश तब दिया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को फॉलो नहीं कर रहा हो, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो या फिर उसने उस कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया हो, तब उस व्यक्ति से कार्य को करने के लिए या फिर अवैध रूप से न करने का आदेश उस व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यह आदेश किसी निजी संस्था को या फिर निजी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि निजी संस्था को और व्यक्ति को सरकार वेतन थोड़े ही देती है जो उसके खिलाफ आदेश दे सकती है। यह उन लोगों का निजी मामला है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य है कि शहर में सफाई व्यवस्था कायम करना, कूड़े को एक निश्चित जगह पर डंप करवाना, लेकिन यदि शहर में सफाई नहीं रहती है तो उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया जा सकता है इस रिट के थ्रू कि आप शहर में सफाई की व्यवस्था कीजिए। इसी प्रकार से जल विभाग को पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। अब नंबर 3 पर है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ है टू फॉरबिड, अर्थात मना करना या फिर रोकना। ध्यान रहे कि यह रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ये केवल जो अपर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स को ही इस रिट को जारी कर सकते हैं। इसमें जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई लंबित होती है तो लंबित होने की दशा में उस कोर्ट को उस कार्य को करने के लिए रोका जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। ध्यान रहे कि इसमें व्यक्ति को कार्य करने से कोर्ट को कार्य करने से मना की जाती है, उसको फॉरबिड किया जाता है, उसको रोका जाता है। और वो भी कैसी स्थिति में? जब कोर्ट के अधीन कार्यवाही लंबित हो। और हमारा चौथा जो रिट है वो है सर्शियरी, अर्थात उत्प्रेषण की रिट है, जिसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, अर्थात पूर्णतः सूचित कीजिए। यह भी ऐसी ही रिट है जिसको वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। और इसमें क्या अंतर है प्रतिषेध में, उत्प्रेषण में? इसको जो वरिष्ठ न्यायालय है वह मामले को
अपने पास मंगवाने का निर्देश देता है निम्न न्यायालय को, क्योंकि यदि उस न्यायालय के पास उस कार्य को करने के अधिकार का अभाव है, या फिर उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, या फिर उसने निर्णय को अवैधानिक तरीके से दिया है, तो इन तीनों ही अवस्थाओं में वरिष्ठ न्यायालय उस मामले को कहता है कि भाई निम्न न्यायालय को कि तुम इस कार्य को यहीं रोक दो तथा इस कार्य को अब मेरे पास भेज दो। तो इस तरह से यह वरिष्ठ न्यायालय के पास मंगवाने के लिए जारी की गई एक रिट है। ध्यातव्य है कि पहले तो ये रिट्स केवल अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ही जारी की जाती थी, लेकिन 1991 के बाद इसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हुए हों। यहाँ पर यदि हम देखें तो परमादेश और प्रतिषेध में क्या अंतर है? देखिए, परमादेश रिट तो तब निकाली जाती है जब व्यक्ति को कार्य करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन तब निकाली जाती है जब व्यक्ति को कार्य करने से या न्यायालय को कार्य करने से रोकना हो। यह इन दोनों में मेन अंतर है। और अब हम देखते हैं प्रोहिबिशन और सर्शियरी में देखते हैं। जो प्रोहिबिशन है यह तो कार्य करने से रोकने के लिए जारी की गई रिट है, और इसमें जो है कार्य को वरिष्ठ न्यायालय अपने पास मंगवाता है। दूसरे जो प्रतिषेध है वो कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी की जाती है, जबकि जो उत्प्रेषण है वो कार्य के पूर्ण होने पर जारी की जाती है। इन दोनों की तुलना हम यहाँ पर एक वाक्य में कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रोहिबिशन रिट है वह एक प्रिवेंटिव स्टेप है जो किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने से रोकती है, और जो क्योर है उसकी तरह से काम करता है उत्प्रेषण रिट। इसमें कार्य के समाप्त होने पर या अवैध रूप से निर्णय दिए जाने के पश्चात वरिष्ठ न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगवा लेता है। इस प्रकार से ये चार की चार रिट्स आपको समझ में आ गई होगी। और अब लास्ट है अधिकार पृच्छा यानी कि क्वा वारंटो। इसका अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। इस वारंट को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि क्यों वारंट, क्या वारंट है आपके पास, यानी कि आपने ये पद किस अधिकार से धारण किया है। इस रिट को उस समय जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति ने किसी पद को अवैधानिक रूप से ग्रहण कर रखा हो, उस पर जमकर बैठा हो, तो उस व्यक्ति से यह रिट जारी करके पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस प्राधिकार से आपने यह पद ग्रहण किया हुआ है जब आप इस पद के लायक ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बीएड में एडमिशन लेना है, तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और कम से कम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन क्लास में हमें होने चाहिए। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट बीएड में एडमिशन ले लेता है जिसने ना तो टेस्ट पास किया है और ना ही उसके 50% मार्क्स है, तब उससे पूछा जा सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकार से आप बीएड में बने हुए हो। इसी प्रकार से किसी भी ऐसे अधिकारी से जिसने अवैध रूप से किसी पद को धारण कर रखा हो, तो उसके विरुद्ध भी यह रिट जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आपका प्राधिकार क्या है जिसके कारण आप इस पद पर बने हुए हो। इस प्रकार से अगर हमें मिलता है कि उस अधिकारी ने या प्राधिकारी ने अवैध रूप से उस पद को धारण कर रखा है, तो फिर उसको उस पद को छोड़ना पड़ता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 5 रिट्स जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। आई होप अब इनका मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमने इसको एक आईएएस लेवल की परीक्षा के लिए एक कंप्लीट आंसर देने की सेंस में इसको हमें आपने समझाया है। तो मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिट्स के बारे में ये वर्णन अब हमारा यहीं पर खत्म होता है, और इसके साथ ही हमारे मौलिक अधिकार का टॉपिक भी समाप्त होता है। जल्द ही हम आपके सामने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।